26 जनवरी की परेड देख ली, लड्डू भी खा लिए, लेकिन आज के अखबारों के पहले पन्ने पर जब आपने देखा तो परेड की तस्वीरों के साथ साथ एक फोटो और थी जो वहां मौजूद थी। बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनाती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री की ऐसी तस्वीर जो हर साल आती है। ये तस्वीर होती है वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी की। हलवा सेरेमनी के साथ ही 1 फरवरी को पेश होने वाली बजट की छपाई शुरू हो जाती है, यानी हलवे के साथ बजट भी बनकर तैयार हो चुका होता है, बस परोसा जाना बाकी है। तो आज हमने सोचा क्यों ना आपको बजट के बारे में बताया जाए। बजट की वो बातें जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। उससे पहले एक अहम जानकारी आप लेकिन ले लीजिए। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और इसी दिन जुड़िए ललन टॉप के साथ खास कवरेज के लिए। अगर आपके मन में सवाल है कि क्या नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदल दिया जाएगा, टैक्स स्लैब बदल दिया जाएगा, तो आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पे, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। अब लौटते हैं बजट पर। सबसे पहले तो बजट क्या होता है ये समझते हैं। बजट यानी आने वाले 1 साल में सरकार का प्लान क्या है, सरकार कहां खर्च करने वाली है और कहां से पैसा कमाएगी। बजट का बनना और पेश होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान के आर्टिकल 112 में इसका पूरा लेखा जोखा है। आम बोलचाल में तो इसे बजट कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सालाना वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब बजट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। 1.5-2 घंटे के बजट भाषण को एक लाइन में समेटें तो यही 3 बातें सार बनती है। पहला, टोटल एक्सपेंडिचर यानी सरकार अगले साल कहां कहां कितना खर्च करने वाली है। दूसरा, टोटल रिसिप्ट यानी सरकार अगले 1 साल में कहां कहां से कितना कमाएगी। और तीसरा, फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब आप जानते ही हैं, घाटा। सरकार के खर्च और कमाई में जितना अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट होता है। आप कहेंगे घाटा क्यों होता है? क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी हम विकासशील देश हैं। हम देश के विकास के लिए जितना पैसा चाहते हैं उतना हमारे पास में है नहीं, उतनी हमारी कमाई नहीं है, इसलिए हमें घाटा होता है और इसी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले हम उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके सबसे ज्यादा काम की हैं और वित्त मंत्री की बजट स्पीच शुरू होते ही जिसका आपके कान इंतजार करने लगते हैं, यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, अब देखिए, इनकम टैक्स का मतलब केवल सैलरी यानी वेतन के रूप में होने वाली कमाई से नहीं निकालना चाहिए। इनकम माने आपकी आय। ये कहीं से भी हो सकती है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम। अगर आप साउथ दिल्ली में 6 तल्ले का मकान बनाकर लाखों का किराया वसूल रहे हैं तो वो भी आपकी इनकम ही है। आप 9 to 6 जॉब नहीं करते, लेकिन आपकी किराने की दुकान है जिसमें 3 लड़के भी रखे हुए हैं सामान बांधने के लिए, तो इस दुकान से होने वाली आपकी कमाई भी इनकम ही मानी जाएगी, यानी बिजनेस से होने वाली आय। बिजनेस चाहे एक किराने की दुकान हो या फिर अडानी जितना बड़ा। इसके अलावा आप नौकरी कर रहे हैं और कंपनी ने आपके काम से खुश होकर आपको बढ़िया बोनस दे दिया तो वो भी आपकी कमाई में शामिल हो जाएगा। फिर एक टर्म आता है कैपिटल गेन इनकम। मान लीजिए कि आपकी 4 जगह प्रॉपर्टी है और उनमें से लखनऊ वाले घर को आप बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर पीलीभीत में आपकी 13 एकड़ जमीन है और आप सोच रहे हैं कि रोड से जुड़े खेत की कीमत बढ़िया मिल रही है, उसे बेच दिया जाए। तो इन प्रॉपर्टीज को बेचकर जो कमाई होगी उसे भी कहते हैं कैपिटल गेन इनकम। या फिर आपकी कमाई का कोई और जरिया है जिसे कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट, या आपकी नौकरी पूरी हो गई और अब आप पेंशन भोगी हैं, या कोई बहुत अच्छा दोस्त है आपका और आपको बड़े बड़े गिफ्ट दे रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों में सरकार आपसे इनकम टैक्स लेती है। आपकी कितनी इनकम है इसी को कैलकुलेट करने के लिए भरा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न, ITR। इसमें सब कुछ होता है, आपकी आय कितनी है, कितना आप भुगतान कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं और अंत में कितना आपको रिबेट मिल सकता है। रिबेट का मतलब इनकम टैक्स में कितनी आपको छूट देगी सरकार लीगली, यानी इनकम टैक्स में छूट तो मिलती है। कैसे मिलती है वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन पहले एक टर्म और आपको जाननी पड़ेगी जिसका बजट में खूब जिक्र आता है और आपके बड़े काम की ये टर्म है, टैक्स स्लैब इसको हम कहते हैं। आप कितना टैक्स देंगे इसके लिए सरकार ने आपकी कमाई के हिसाब से अलग अलग स्लैब्स तैयार रखे हैं। नए टैक्स रिजीम के हिसाब से देखेंगे तो कुल 60 टैक्स स्लैब्स हैं। पहला 0 से 2.5 लाख, इनमें कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप 1 साल में कुछ नहीं कमाते या 2.5 लाख तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स भारत में भरने की आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा 2.5 से 5 लाख, इस स्लैब में आपकी अगर इनकम है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा आपको। तीसरा है 5 से 7.5 लाख, इसमें 10% टैक्स लगता है। और चौथा है 7.5 से 10 लाख का स्लैब, 15% टैक्स है। 10 से 12.5 लाख
20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। 12.5 से 15 लाख है तो 25% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 15 लाख से ज्यादा आपकी कमाई है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम पे आ जाते हैं, जिससे पहले चल रहा था। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स हैं कम, टैक्स ज्यादा है। इनमें सिर्फ 4 स्लैब है। पहला है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स, और 10 लाख से ज्यादा आमदनी पर 30% टैक्स इसमें पड़ता है ओल्ड रिजीम में। ये तो हो गया टैक्स की बात, लेकिन बजट में कुछ टर्म्स और आते हैं जो चर्चित भी हैं, और इनसे आपके टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा भी आपको मिल सकता है। सरकार आपसे टैक्स ऐसे ही नहीं लेती, इसके लिए बाकायदा संसद से कानून पास किया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके तहत इनकम टैक्स लेने का प्रावधान है, और इसी एक्ट में बताया गया है कि आप टैक्स में छूट कैसे पा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80, सेक्शन 80 या सेक्शन 80 को अगर आप कायदे से समझ गए तो इन्वेस्टमेंट के जरिए आप इनकम टैक्स में काफी छूट पा लेंगे। पहले सेक्शन 80C की बात करते हैं। सबसे ज्यादा लोग 80C सर्च कर रहे हैं इन दिनों। सेक्शन 80 का वो हिस्सा है जो आपके सबसे काम का है, सी। सेक्शन 80C से आप 1.5 लाख तक की छूट पा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ तरीके, नियम, कायदे, कानून हैं। पहला, पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप 1.5 लाख तक की छूट पा लेंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप 20,000 तक की छूट पा लेंगे। इक्विटी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करके 25,000 तक की छूट पा लेंगे। फिर बात आती है 80D की। ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिलने वाली छूट होती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करके आप 25,000 से 50,000 तक छूट पा सकते हैं। इसमें आप अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए भरने वाले प्रीमियम को भी शो कर सकते हैं। इन सारे विषयों पे विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, हमने ये भी जाना। उन्होंने क्या कहा, अब आप सुन लीजिए। 80C जो हमारा सेक्शन है वो हमारे टैक्स सेविंग स्कीम्स से रिलेटेड है। हम कोई भी पैसा जो अपनी सेविंग्स में, चाहे अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अगर पे करते हैं, या गवर्नमेंट की बहुत सारी टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की है, उसमें NSC भी है, मंथली इनकम सेविंग प्लान भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी है। इन सब स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख की जो छूट है वो मिलती है, जो आपकी जो टोटल ग्रॉस इनकम है उससे वो लेस हो जाती है। सेक्शन 80D जो है हमारा, वो रिलेट करता है स्पेसिफिकली जो मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा होता है, और उसके लिए जो हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। इस स्कीम के अंदर आप इंडिविजुअल जो है उसको अपनी फैमिली जो है उसका कवरेज मिलता है, उसके साथ में वो अपने पेरेंट्स को भी जो है उस स्कीम के अंदर कवर कर सकता है। अगर वो अपने पेरेंट्स को भी साथ में स्कीम में कवर करता है, और वो अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, और वो अगर खुद भी सीनियर सिटीजन है, तो इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है हमारी वो 1 लाख रुपीज़ की है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम जो आप पे करते हैं, जो आपकी अगेन टैक्सेबल इनकम से जो ग्रॉस इनकम है हमारी उससे लेस हो जाता है। ये जो डिडक्शन है सेक्शन 80D की, ये हमारे सेक्शन 80C से ओवर एंड अबव डिडक्शन अवेलेबल है। ये वो टर्म्स थे जो खबरों में रहते हैं, बजट में आते हैं और आपके काम के भी हैं। अब आपकी जेब से लौटते हैं देश के बजट पे। देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसके लिए फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और अकाउंट डेफिसिट को समझना आपको पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट के बारे में हमने आपको थोड़ा पहले भी बताया था, यानी जब सरकार का खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाए तो उसे घाटा होता है। सरकार को जो घाटा होता है उसे पूरा करने के लिए सरकार सेंट्रल बैंक यानी RBI से उधार लेती है। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड जारी होते हैं जिनमें आम जनता इन्वेस्ट कर सकती है। अब बात रेवेन्यू डेफिसिट की। सरकार हर वित्त वर्ष में एक अनुमान लगाती है कि उससे आने वाले साल में इतने लाख करोड़ का राजस्व मिल जाएगा। एक नंबर है कि इतना अपन कमा लेंगे, यह है अनुमान। असल में सरकार को मिलता है जनरली कम। जितना कम मिलता है उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। आखिर में बचा करंट अकाउंट डेफिसिट। हर देश की अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो अहम किरदार होते ही हैं, यानी आयात और निर्यात। अब आयात ज्यादा हुआ और निर्यात कम हुआ तो दोनों के बीच का अंतर कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। आखिर में बात बजट में महंगाई बढ़ने की। आपको ध्यान होगा पहले जब बजट आता था तो अगले दिन अखबार में 2 कॉलम बने होते थे, पहला क्या क्या सस्ता हुआ और दूसरा क्या क्या महंगा हुआ। लेकिन अब ये सब हो गया है बंद, क्योंकि अब आ गया है GST। क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा ये सब तय होता है GST काउंसिल की मीटिंग में, जिसका बजट से कोई लेना देना नहीं होता है। डायरेक्टली अलग से वो बैठते हैं, अलग से डिसाइड करते हैं। कुछ चीजें फिर भी ऐसी हैं जो बजट में सस्ती या महंगी होती हैं। उसका कारण है इंपोर्ट ड्यूटी, यानी विदेश से जो सामान आ रहा है उस पर लगने वाला शुल्क। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो आपके फोन्स, टीवी चार्जर और ट्रिमर जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। ये थी आज की मास्टर क्लास। आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।